इंदौर के एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए टांका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नजरों से देख रहा था, या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ हूं में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की मां अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? सामने बैठी उस महिला ने एक नजर अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वहीं घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भागी जाती हैं। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वो अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुप के खड़ी दो लड़कियां डर सी गईं। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में व्यंग हंसी हंस दी। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता? वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा करवाओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 39वां रिश्ता जो आया था और वैशाली ये भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। अदिति जी ने भी वैशाली की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगे यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे ही घर वाले फांसी दे देते मुझे, और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नजरें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। वो 45 साल का कोई आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाजत दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई और अदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे जो लड़कियां छुपी थी वो बाहर आ गईं और जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी अदिति जी और मनोज जी अंदर आए। तो सब सुन होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नजर वैशाली को घूर के देखा और अदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है, अभी पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। अदिति जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कुछ शुभ काम होता है तो पहले ही ये मुंह बना के बैठ जाती है, इसकी काली नजर पहले काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। शायद ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। 7 साल से वो यही ताने गलियां ही तो सुन रही है। मनोज जी ताने मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगीं और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। वैशाली ने अपने दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि घर का लैंडलाइन फोन बजा। अदिति जी ने फोन उठाया तो दूसरे साइड की बात सुन के वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट हो चुका था। अदिति जी की बस इतनी सी बात सुन के वैशाली समझ गई थी लड़के वालों का फोन था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया और अब उसकी मार खाने की बारी आ गई थी।
उसका सोचना था कि अदिति जी गुस्से में बेलन लेकर आई और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन तू मर क्यों नहीं जाती? ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई हैं, तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही। लड़के वाले बोलते हैं जिस घर में 3-3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को, ये मांगलिक लड़की जो पड़ी है मेरे घर में हमारा नाश करने के लिए। अदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारे जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें भींचे रोते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी ही माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वो मांगलिक थी, इसमें उसका क्या दोष था? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करे मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। अदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई थी तो वो वहीं थककर चेयर पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से। तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही। तू तो है ही मनहूस, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठे हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा, वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए अदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए अदिति जी को लेकर अंदर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें जरूरत से ज्यादा बुरी लगी थी। वो भी तंग आ चुकी थी इन सब चीजों से। 5 साल से कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था सब दुखों की वजह वो है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां भी खा ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहां डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोली ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ है, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और फिर वैशाली को घर आके जिन चीजों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को न दिखाए। तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे वो बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर लाके पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बना के रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो, फिर शाम के खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तन करके सोने जाओ। वो अकेले 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस एक थी, वो मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती थी तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वहीं का वहीं रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी हैं, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंज रही थी। उनके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना के रख भी दिया था। रोने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया तक नहीं था। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वो अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बढ़ा हुआ था। रात के खाने के बर्तन जो वो सो गई थी तो कर नहीं पाई थी। वैशाली जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर अपने स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वो आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा थे तो दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सकुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, हाँ, लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, फिर भी वो अपनी बात आगे बोला, तो वो रिश्ता पक्का हो गया? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, नहीं।
अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और वो बोला, अच्छा लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली के हाथ में पकड़ी बुक बंद कर दी। वैशाली अजीत को देखने लगी तो अजीत ने हिम्मत जुटा के बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वैशाली, हाँ बोलो। अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है, हम दोनों अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो मैं वो तुमसे। आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अजीत थोड़ा असहज हो गया और लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शॉक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली, हाँ, मुझे इतना तामझाम नहीं पसंद, जितना शादी में खर्च करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुला के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी बात आगे कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांगलिक हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो क्या? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो? वैशाली दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ बोलते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया, पर मन में वो हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली भी फिर से अपनी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वो बैठी जरूर वहाँ थी, लेकिन वो जानती थी अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा। वैशाली बैठी अजीत का इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया था, लेकिन अजीत वापस नहीं आया था। वैशाली भी अब उठ के सीधा प्रिंसिपल रूम में चली गई। वो तो वैसे भी जानती थी लड़का तैयार हो जाए, लेकिन इसके घरवाले कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ ही देर में वैशाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी और उनके कुछ बोलने का वेट कर रही थी कि प्रिंसिपल अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोले, सॉरी वैशाली, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और नहीं कर सकता। वैशाली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज़, आप अगर मेरी पोस्ट घटा के भी मेरा ट्रांसफ़र करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल, वैशाली, मुझे नहीं पता तुम ट्रांसफ़र क्यों चाहती हो, जबकि तुम्हारा घर यहीं है। बहुत से लोगों को अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेने में सालों लग जाते हैं और तुम दूर जाना चाहती हो। वैशाली, सर मेरी पर्सनल, प्लीज़ सर कहीं भी ट्रांसफ़र दे दो, किसी भी गांव या शहर कहीं भी चलेगा। प्रिंसिपल, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। वैशाली हताश हो गई और फिर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी का पहली बार खुद फैसला लेते हुए बोली, सर फिर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूंगी। प्रिंसिपल शॉक हो गए और बोले, तुम सरकारी नौकरी छोड़ोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वैशाली, सर मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। प्रिंसिपल, पर ये बहुत गलत डिसीजन ले रही हो तुम, 1 साल और वेट कर लो, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर खाली होगी, और जैसे ही कोई भी पोस्ट खाली होती है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। वैशाली ने पेन और पेपर लिया और रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए बोली, थैंक यू सर, पर मेरे पास 1 साल तक का टाइम नहीं है। प्रिंसिपल, जॉब छोड़ दोगी तो क्या करोगी? वैशाली, कहीं भी जाके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूंगी सर। बोल के वैशाली ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और प्रिंसिपल रूम से बाहर आके स्कूल से बाहर जा रही थी कि सामने से अजीत भी आ रहा था। जैसे अजीत ने वैशाली को देखा, अपना रास्ता बदलने लगा। वैशाली मुस्कुरा दी और अजीत को रोकते हुए बोली, अजीत 1 मिनट। अजीत रुक तो गया, पर उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसकी नज़रें नीचे थीं। वैशाली ने अजीत को देखते हुए कहा, तुमको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया।
पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके अभी कोई फैसला मत लेना। अजीत ने नजरें उठा के वैशाली को देखा तो वैशाली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अजीत ने भी वैशाली से हाथ मिला लिया। वैशाली ने फिर उसको बाय किया और बाहर निकल गई। अजीत उससे पूछना चाहता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो भी अपनी क्लास में चला गया। वैशाली घर आई तो उसकी एक बहन कॉलेज तो दूसरी अपनी प्राइवेट जॉब पर जा चुकी थी और उसका भाई भी अपनी जॉब पर और पापा अपनी शॉप पर थे। वैशाली इतनी जल्दी आ गई तो अदिति जी उसे थोड़ा सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैशाली अपने कमरे में आई और एक बैग में अपने थोड़े से कपड़े और कुछ बुक्स पैक की और बाहर आदिति जी के पास आके उनके पैर छूने लगी तो आदिति जी 2 कदम पीछे हो गईं। वैशाली ने आदिति जी जिस जगह खड़ी थी उस जगह के पैर छू लिए और खड़े होकर बोली, मम्मी मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बहुत दिन से प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, लेकिन मैं ही जैसे तैसे टाल रही थी, लेकिन अब नहीं गई तो जॉब चली जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। ट्रांसफ़र उज्जैन में ही हुआ है तो त्योहार और छुट्टियों में आती रहूंगी। आदिति जी मुंह टेढ़ा करके बोली, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, मैं भी सोच रही थी तुमको इस घर से दूर कहाँ भेजूं। तुम चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारी बहनों की शादी झूठ बोल के तो करवा दूंगी कि 2 ही बेटियां थी मेरी। वैशाली का कलेजा फटने को आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, माँ ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों से अपना बचपन, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आगे बढ़ गई। और करती भी क्या, उसको यही रास्ता सही लगा, बाकी महाकाल जाने उन्होंने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैशाली महाकाल की भक्त थी, इसलिए उसने उनकी नगरी ही जाने का सोचा। जब किस्मत महाकाल ने लिखी तो आगे भी वही उसकी जिंदगी भी संभालेंगे। आखिर हैं तो हम सब उनकी संतान, कब तक अपने बच्चे को तकलीफ में देखेंगे। वैशाली ट्रेन में बैठी थी। जैसे जैसे ट्रेन छूट रही थी वैसे वैसे उसके आंसू निकलने तेज हो रहे थे। उसको अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। जल्द ही ट्रेन पटरी पर भागने लगी। वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगी कि सेकंड स्टॉप पर उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाए आया और अपना सामान ऊपर रखने लगा तो गलती से वैशाली का पैर उसको लग गया। वैशाली ने तुरंत बुक से नजरें हटा के उस लड़के को देखा और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भैया। उस लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से वैशाली के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, भैया? कौन भैया? वैशाली नासमझी से उसे देखने लगी। वो इधर उधर देखते हुए बोला, कोई और भी है क्या यहाँ पर जिसको तुम भैया बोल रही हो? वैशाली इस बार सपाट लहजे में बोली, नहीं, मैंने आपको बोला। वो सर अपना गोल गोल घुमाने लगा और बोला, पाप, घोर पाप, ऐसे हर लड़के को भैया नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। वैशाली ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। वो फिर बोला, मेरा नाम शिव है और मुझे शिव नाम से ही बुलाना, और हाँ, आगे से किसी भी लड़के को कभी भैया मत बोलना। अब वैशाली ने भी कन्फ्यूजन से पूछ लिया, क्यों? शिव बेचारगी से बोला, अरे यार, सबको भैया बना लोगी तो बॉयफ्रेंड किसको बनाओगी? भाई शब्द बस बोलने के लिए थोड़ी ना होता है। अब सोचो तुम्हारा दिल मेरे पे आ गया और मेरा दिल तुम्हारे पे, लेकिन तुमने भैया बोल के रिश्ता ही कुछ और घुसा दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? इसलिए नो भैया, ओनली अपने सगे ब्रदर को ही भैया बोलना। वैशाली उस लड़के को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार पता है हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो, मैं काला पड़ गया तो सोचो, तुमने इतनी प्रिटी गर्ल ने मुझे भाई बना लिया, काला पड़ गया तो दूसरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की के अपने हाथों से जाने के बाद मैं और लड़कियां जाने का चांस नहीं ले सकता। वैशाली ने अपना सिर नामे हिला दिया और फिर बुक पढ़ने लगी। शिव फिर उसकी बुक में नॉक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली चिढ़ के बोली, तुमसे मतलब? शिव बच्चों सा बोला, यार प्लीज, अब तो भाई बोल दिया, ये लड़कियों वाले नखरे मत करो, वैसे भी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा है बस। वैशाली ने शिव को घूरते हुए कहा, तो क्यों पूछा है? मैंने पूछा था तुम्हारा नाम। शिव मुंह बना के बोला, यार तुम पक्का टीचर होगी तभी ऐसी बोर हो और बोर बातें कर रही हो, इतना लंबा सफर क्या गर्मी में उबल उबल के निकालेंगे? वैशाली ने आंखें छोटी कर ली और बोली, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना टीटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव, यार तुम सच में टीचर हो ना? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, बोलो ना यार, तुम सच में टीचर हो ना? इतना तो बोल ही सकती हो। वैशाली चिढ़ के बोली, हाँ हूँ, तुमको कोई दिक्कत? शिव हंस दिया और बोला,
देखा मैं कितना अच्छा गैस करता हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम टीचर हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, सो टीटी की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर टीटी को आवाज देने लगी। तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ के बैठा दिया और शांत कराते हुए बोला, अरे टीचर बहना, काहे लंका लगा रही हो? इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की फिराक में हो। शिव की बात सुन के वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई और शिव का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोली, लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली फिर अपनी बुक पढ़ने लगी। कुछ देर शांति रही, फिर शिव मूंगफली खाते हुए उसके छिलके वैशाली के ऊपर फेंकते हुए बोला, टीचर जी, मूंगफली खाओगी? वैशाली ने चिढ़ के शिव को देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों परेशान कर रहे हो? शिव ने मुंह बना लिया और बोला, अरे झूठी टीचर, पाप लगेगा, मैंने बस खाने के लिए पूछा, ये हमारी संस्कृति है, कोई सामने बैठा हो तो अकेले नहीं खाते, और तुम हो कि ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही हो, महाकाल से डरो। वैशाली चिढ़ के बोली, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज। शिव भी वैशाली की तरह नकल उतारते हुए बोला, यार तुम क्यों परेशान आत्मा बनी घूम रही हो? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बता रही है भटकती परेशान आत्मा हो तुम, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें?